तो एक बार समराइज करो, जो जहाँ से ये एक्जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम चालू हुआ है अब तक क्या क्या पढ़ लिए, वैसे एक बार आप लोग बताने की कोशिश करो। तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि आप कहाँ क्या क्या पढ़ लिए, कैसे कैसे पढ़ रहे हो। क्रोनोलॉजी बनी रहनी, क्रोनोलॉजी मतलब एक सिक्वेंशियल आर्डर बना होना चाहिए, पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े फिर ये पढ़े फिर ये पढ़े फिर ये पढ़े, ठीक है। वो तब आपको पता रहता है जब आप घर पे जाके नोट्स पढ़ते, पता रहता है। तो क्या एक बार बताओ क्या क्या पढ़े हो। पहले एक ज्योमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम पढ़े। हम्म, मतलब थोड़ा सिर्फ पॉइंट पॉइंट बताओ, उसको ज़्यादा डिटेल में मत बताओ। पहले एक्जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर पढ़े, एक्जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। वो तो सब उसी में आता है, देखिए वो तो उसी में आता है, आर्डर एक्जियम, फील्ड एक्जियम, कंप्लीटनेस एक्जियम उसी में आता है। बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े। हाँ, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ये सारी बातें पढ़े। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए तो आर्किमिडियन मेन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़े, ठीक है। दो फॉर्म में दोनों इक्विवेलेंट प्रूव किए। इसके बाद रेशनल डेंसिटी थ्योरम, इरेशनल डेंसिटी थ्योरम, और आज कुछ एलयूबी जीएलबी के क्वेश्चन हो गए, और दूसरा एक प्रपोजिशन। नेक्स्ट, एक प्रॉमिस शुरुआत में आपको किया गया था कि जो आपको पढ़ना है, एक तो दो दो ब्रांच ऑफ मैथमेटिशियन है कि वो पहले यन को मानते हैं, फिर यन से जेड बनाते हैं, फिर जेड से क्यू बनाते हैं, ठीक है। और क्यू के बियॉन्ड जो रियल नंबर आते हैं उसको रेशनल बोल देते हैं, ठीक है, रेशनल बोल देते हैं, फिर उससे आर बनाते हैं, फिर उससे आर बनाते हैं, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो कह देते हैं आर है। लेकिन आपको क्या पढ़ना था, पहले आप आर पढ़े, ठीक है, आर पढ़े, अब इस आर से यन बनाओगे, और यन से जेड बनाओगे, और जेड से क्यू बनाओगे, और जो क्यू में नहीं होंगे उन्हीं को इरेशनल बोल दिया जाएगा, जिसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से दिखा, क्यू कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हो, ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हो। आर से यहाँ तक पहुँचना है। तो अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन जेड क्यू एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिए नोटेशन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, क्यू पे पावर सी मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर आर, फ्रॉम आर, कि आर आपके पास आ चुका है, आर एक दिन पैदा हो चुका है। तो इस किस दिन पैदा हुआ था, आर इस बार किस दिन हुआ था, भूल गए होगे, ठीक है। तो एक डिफिनीशन लिखो इसमें, सबसे एक डिफिनीशन लिखते हैं। अब यन बनाने जा रहे हो तो उससे पहले एक आपको टर्म जानना होगा। तो इंडक्टिव इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, इंडक्टिव सेट इन आर एक ही बात है, सबसेट ऑफ आर या इंडक्टिव सेट इन आर एक ही बात है। इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, हाँ हाँ 7 को, अब बहुत सही याद है तुमको, ठीक है, 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी। इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, ए सबसेट ए ऑफ आर, यानी आर का सबसेट है ए, इस सबसेट ए ऑफ आर इज सेट टू बी या इज कॉल्ड एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। व्हाट हैपेंस, कुछ कंडीशन होगी, व्हाट हैपेंस, आर के किसी सबसेट को इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर कब बोलोगे तो कुछ शर्त होगी। पहली शर्त यह है कि फर्स्ट वन, पहला क्या होना चाहिए कि वन बिलोंग्स टू ए, रियल नंबर वन जो है, और मेरी भाषा में वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है आर में, वो ए के अंदर आना चाहिए, जिसको आप बाद में वन रियल नंबर बोल दिए थे, वन रियल नंबर। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ए में आना चाहिए। पहली इंडक्टिव सेट होने की पहली शर्त क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उस सेट में आना चाहिए। दूसरा, फॉर एवरी एक्स इन ए,
फॉर एवरी एक्स इन ए, यानी एक्स में अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हो उसका सक्सेसर मतलब एक्स प्लस वन भी ए में आना चाहिए। फॉर एवरी एक्स इन ए एक्स प्लस वन भी ए में आना चाहिए। इसी को कभी कभी कोई कोई ऐसे लिख देता है इंप्लीकेशन फॉर्म में, फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स प्लस वन इज कॉल्ड एक्स का सक्सेसर, एक्स प्लस वन इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ एक्स। अगर एक्स ए में है तो एक्स प्लस वन भी ए में आना चाहिए। आर इसी को लिख दिया जाता है, कभी इसी स्टेटमेंट को जो ये लिखे हो सेकंड, इसको लिख दिया जाता है कि अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाई होना चाहिए एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू ए। दोनों बातें एक ही है, लिखने का तरीका है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगर वेन एवर एक्स कम्स इनटू ए तो उसका सक्सेसर भी ए में आना चाहिए, पक्का इंप्लीकेशन है ना। अगर एक्स आया ए में तो एक्स प्लस वन भी ए में आना चाहिए। तो बस दो कंडीशन होनी चाहिए। किसी सेट को इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर बोलोगे, पहली बात उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए जिसको आप वन रियल नंबर बोल रहे हो। दूसरी, अगर एक्स ए में आया तो एक्स प्लस वन भी ए में आना ही चाहिए। ठीक ठीक। अब एक एग्जाम्पल बताओ इंडक्टिव सेट का। ये तो डिफिनीशन हो गई इंडक्टिव सेट का। एग्जाम्पल, एक ही ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब डिफिनीशन समझने के लिए एक एग्जाम्पल करना जरूरी होता है। तो आपको याद आ रहा है पी याद आ रहा है, जब ऑर्डर एक्जियम बता रहा था तो देर लिखा था ना, देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सबसेट पी ऑफ आर। ठीक है, इसके एलिमेंट को हम पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलते थे। अगर एक्स पी में है वाई पी में है तो एक्स प्लस वाई पी में होगा, ऑर्डर एक्जियम वन। अगर एक्स पी में है वाई पी में तो एक्स इंटू वाई पी में होगा, ऑर्डर एक्जियम टू। और किसी रियल नंबर के लिए या तो एक्स पी में होगा या तो एक्स जीरो होगा या तो माइनस एक्स एडिटिव इनवर्स एक्स पी में होगा। ये तो था ऑर्डर एक्जियम, तो वही पी में। लेट पी क्या था? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के वे एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे जो पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव रियल नंबर होता था तो अब नोटेशन क्या लिखते थे? अगर एक्स पॉजिटिव रियल नंबर होता था क्या लिखते थे? एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर पॉजिटिव हुआ तो साफ साफ नोट्स पढ़ो, उसमें लिखा गया है अगर इफ एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर देन वी राइट एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो पॉजिटिव रियल नंबर को लिखते हो ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसे सारे रियल नंबर ले रहे हो जो ग्रेटर देन जीरो हैं, ग्रेटर देन जीरो हैं। वी डिनोट, कुछ राइटर कुछ ऑथर वी डिनोट पी बाई आर प्लस, लोग इसको आर पे पावर प्लस, ऐसे आर प्लस लिखते हैं। आर पे पावर प्लस मत बोलना, आर प्लस से डिनोट करते हैं। इसी पी सेट को आर प्लस से डिनोट करते हैं, जिससे पता चल जाए कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो पी को आर प्लस से डिनोट कर देते हैं। पी और आर प्लस एक ही चीज है। अब आपको ये दिखा, आप कोर्स जो ये पी है वो आर का ही तो सबसेट है। एलिमेंट इसमें कहां से आ रहे हैं? एलिमेंट इसमें कहां से आ रहे हैं? आर से ही तो आ रहे हैं। इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ आर, आर का सबसेट है। और आपको दिखाना है कि ये इंडक्टिव सबसेट है आर का। तो वो दोनों बातें दिखानी होंगी कि पहली बात उसमें वन आना चाहिए और दूसरी बात यक्स मान के चलोगे पी में, यक्स प्लस वन भी इसमें आना चाहिए। यही बात तो दिखाना होगा। तो चलो वन क्यों आएगा? सिंस, आप साफ साफ लिखो सिंस वन ग्रेटर देन जीरो। वन आपका, ये जब प्रूव किया हो ना कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ये कहीं प्रूव किए होगे कोई रियल नंबर है अगर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, यानी जीरो नहीं, जीरो ना हो, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो वन आपका क्या है? आर स्टार का भी मेंबर है। आर स्टार मतलब आप एडिटिव आइडेंटिटी बाहर कर दे रहे हो, एडिटिव आइडेंटिटी बाहर, जीरो रियल नंबर बाहर कर दे रहे हो। इसका मतलब वन, और साफ साफ वन लिखे भी थे कि वन जीरो के बराबर नहीं है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता था। वन आपका आर स्टार का मेंबर है, क्यों? क्योंकि वन जीरो के बराबर नहीं होता है। जब आप कौन सा एक्जियम लिखे थे? m1 m2 m2 लिखे थे, m2 देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर वन नॉट इक्वल टू जीरो। पढ़ना बाद में पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। m2 था, m1 आपका एसोसिएटिव था,
मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी में साफ साफ लिखा है कि 1 0 के बराबर नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 1 0 के बराबर नहीं है मीन्स 1 आर स्टार का मेंबर है, 1 0 के बराबर नहीं जिसका मतलब 1 आर स्टार का मेंबर है। और आर कोई भी एक्स अगर आर स्टार में तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो 1 अगर आर स्टार में तो 1 स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर 1 आर स्टार में तो 1 स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और 1 स्क्वायर आपका क्या था, 1 ही तो था, 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0। ये 1 ग्रेटर देन 0 क्या है उसका फिर से मैंने बता दिया कि 1 ग्रेटर देन 0 इस वजह से है। ठीक है, तो सिंस 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, तो जो इस P में आने की शर्त है वो यही है, सच दैट के बाद जो लिखा गया, जो भी ग्रेटर देन 0 होगा वो P में आएगा। x P में आ रहा है कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, जो भी ग्रेटर देन 0 होगा वो P में आएगा। तो 1 ग्रेटर देन 0 जिसका 1 कहाँ आएगा आपका, P के अंदर। तो इंडक्टिव सेट होने की पहली शर्त पूरा हो गया कि 1 आपका P के अंदर आ गया, 1 आपका P के अंदर आ गया। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू P, लेट x बिलोंग्स टू P। ठीक है, x आप P में ले, क्या हुआ, तुम्हारी नानी मेले में खो गई, वो मिल जाएंगी, इतना टाइट वो मिल जाएंगी, परेशान मत होना, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, मिल जाएंगी, इतना प्रशासन टाइट है, वो मिल जाएंगी। जहाँ हो वहीं बैठे रहें, कोई पुलिस वाला मिल रहा हो तो उससे, लेकिन नानी के दिमाग में बात आनी चाहिए। कल एक यहाँ कोई लेडीज थी, उड़ीसा की थी, वो अपने परिवार वालों से गुम हो गई थी, तो मिल तो गई, पहुँचा दी गई, पहुँचा दी गई। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, लेट एक्स बिलोंग्स टू पी। अगर एक्स पी में आप दूसरा दिखाना होगा कि एक्स पी में मान के चलोगे तो एक्स प्लस 1 भी पी में आ जाए। अगर एक्स पी में है तो देन एक्स ग्रेटर देन पी में आने की शर्त यही तो है कि अगर एक्स पी में है तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, पी में आने की शर्त पूरा करेगा। और अगर एक्स ग्रेटर देन 0 तो इसी इनइक्वलिटी में 1 ऐड कर दो, ऐड करने से इनइक्वलिटी चेंज होगी नहीं, तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1, एक्स प्लस इसी इनइक्वलिटी में 1 ऐड कर दिया तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1। और दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, किसी में एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ोगे तो 1 ही पड़ा रहेगा ना, एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ने से कोई फर्क आएगा नहीं, 1 1 ही रहेगा। तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1 और 1 ग्रेटर देन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और जो भी ग्रेटर देन 0 होगा वो कहाँ आ जाएगा, शर्त है पी की, वो तो जो भी ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो पी के अंदर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 बिलोंग्स टू पी। दूसरी वाली बात भी दिखा लिए कि अगर x p में है तो x प्लस 1 भी p में आ रहा है, अगर x p में है तो x प्लस 1 भी p में आ रहा है। अब लिख hence p इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ R। एक एग्जाम्पल भी कर लिए। ऐसे कोई दूसरा बताओ इंडक्टिव सबसेट R का। ये तो एक मैं खुद करवा दिया कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इंडक्टिव सबसेट ऑफ R। R का इंडक्टिव सबसेट होगा कि नहीं, R का इंडक्टिव सबसेट होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, नेगेटिव से मतलब नहीं है, इंडक्टिव सेट की डिफिनेशन पे जाओ। इंडक्टिव सेट के लिए यही होना चाहिए कि अगर 1 आना चाहिए उसमें तो 1 R में है कि नहीं है, और दूसरा अगर x R में है तो x प्लस 1 भी R में आना चाहिए, आएगा ही आएगा। R खुद R का इंडक्टिव सबसेट है। ठीक है, नेगेटिव पर बस इंडक्टिव सेट की, इंडक्टिव सेट डिफिनेशन आप लोग थोड़ा कायदे से पढ़ा करो कि दो बातें होनी चाहिए, उसमें 1 आना चाहिए, 1 R में है, और अगर x R में है तो x प्लस 1 भी क्या होगा आपका, R में ही होगा। क्या बाहर चला जाएगा क्या, मतलब R का इंडक्टिव सबसेट है। एक डिफिनेशन, नेक्स्ट डिफिनेशन लिखो, ए रियल नंबर x, a real number x is called a positive integer, इसी रियल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर कब बोलोगे, आप डिफाइन करने जा रहे हो। ए रियल नंबर x इज कॉल्ड ए पॉजिटिव इंटीजर, अंडरलाइन द वर्ड पॉजिटिव इंटीजर।
ए रियल नंबर x इज कॉल्ड ए पॉजिटिव इंटीजर इफ, अगर आप डिफाइन करने जा रहे हो कुछ ना कुछ शर्त होगी। शर्त क्या है कि कोई रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर तब कहलाएगा जब ये सारे इंडक्टिव सबसेट्स में हो। आर के सारे जितने भी इंडक्टिव सबसेट्स हो आर के, सबके अंदर x होना चाहिए। इफ x बिलोंग्स टू इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे अगर x हर इंडक्टिव सबसेट में बिलोंग करे। x बिलोंग्स टू एवरी इंडक्टिव सबसेट ऑफ R, बिलोंग्स टू एवरी इंडक्टिव सबसेट ऑफ R। पॉजिटिव रियल नंबर की शर्त पे फोकस करना इफ के बाद लिखा जाता है। किसी रियल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, किसी रियल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे अगर वो R के सारे इंडक्टिव सबसेट्स में हो, R के सारे इंडक्टिव सबसेट्स में हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर। यही डिफिनेशन है पॉजिटिव इंटीजर की। बहुत लोगों से पूछा जाता है डिफाइन पॉजिटिव इंटीजर, तुरंत क्या होगा? उसको आप पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे तो सारे इंडक्टिव सबसेट में बिलोंग कर रहा हो, सारे इंडक्टिव सबसेट का एलिमेंट हो। एक एग्जाम्पल बताओ पॉजिटिव इंटीजर का, बड़ा आसान है, पॉजिटिव डिफिनेशन से क्लियर है। एक एग्जाम्पल, जो एक रियल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हो ना, अभी दूसरे हाफ में पढ़ा रहा हूं उसमें देखो साफ साफ पता चलेगा कि पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या बनने वाला है। एक वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिफिनेशन ही कह रही है कि हर इंडक्टिव सबसेट में होगा। तो सिंस एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल लिख रहे हो, एग्जाम्पल आप हर चीज कोई भी डिफिनेशन करो तो एग्जाम्पल कम से कम कर लिया करो, ठीक है। सिंस वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी इंडक्टिव सबसेट, फॉर एवरी इंडक्टिव सबसेट ए ऑफ, फॉर एवरी इंडक्टिव सबसेट ए ऑफ आर। ये आर थोड़ा सही से बनाना, ए ऑफ आर। सिंस वन बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी इंडक्टिव सबसेट ए ऑफ आर, क्योंकि डिफिनेशन ही कह रहा है कि वन हर इंडक्टिव सेट की डिफिनेशन नहीं कह रहा है। इंडक्टिव सेट कब कह रहे हो? कि जब वन उसमें आ रहा है। इसका मतलब जितने भी इंडक्टिव सेट होंगे सब में वन आ रहा होगा, जितने भी इंडक्टिव सेट होंगे सब में वन आ रहा होगा। और जो भी रियल नंबर सारे इंडक्टिव सेट में आ जाएगा उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर। तो कामा सिंस वन बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी इंडक्टिव सबसेट ए ऑफ आर, इस वजह से वन रियल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे। वन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, 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 ठीक है। और बाय डिफिनेशन ये हर इंडक्टिव सेट में आएगा, हर इंडक्टिव सबसेट में आएगा, क्योंकि डिफिनेशन की पहली लाइन ही कह रहा है वन बिलोंग्स टू ए। अगर इंडक्टिव सेट है तो वन उसमें होगा ही होगा। इसका मतलब वन हर इंडक्टिव सेट में आ रहा होगा, हर इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर में वन आ रहा होगा। और जो हर इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर में आएगा वो आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा ही कहलाएगा। तो वन आपका पॉजिटिव इंटीजर, वन आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ऐसे आप स्टार बनाना, स्टार बनाना मतलब एक आप नया आर्टिकल पढ़ने जा रहे हो, स्टार बनाना। अब यन इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, यन को आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो। हाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, या पैदा करने जा रहे हो तो शब्द अच्छा नहीं लगेगा। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस क्या, नहीं वो ये मैं एक एग्जांपल दिया, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी वो उस पर पहुंच रहे हैं। टू भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, थ्री भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, फोर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अगर वन ए में हर इंडक्टिव सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये एक्स अगर वन ए में है तो एक्स प्लस वन भी आएगा, तो अगर वन ए में है तो वन प्लस वन भी आएगा, ठीक है। वो तो सारे पॉजिटिव, वही तो आगे अभी लिखवाने जा रहा है, तो वो एन के बाद लिखवाऊंगा ना जब एन आ जाएगा, ठीक। तो नाउ वी आर गोइंग टू, एक ही नहीं है, दो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, थ्री भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन अभी कह दोगे तो इसका मतलब पहले ही आप सब बता दे रहे हो।
पहले तो n आना चाहिए। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सेट ऑफ, यानी n जिसको आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हो, ठीक है। स्टॉप, लेट, ऐसे बनाना काई बोलते हैं इसको, काई। इसमें आप जितने भी आर के इंडक्टिव सबसेट है सबको इकट्ठा कर लो। ए सबसेट ऑफ आर, ए आर का सबसेट है, और आर के तो बहुत सारे सबसेट होंगे, लेकिन उन सबसेट को इकट्ठा कर रहे हो जो इंडक्टिव सबसेट है। ए इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। यानी काई जो बना रहे हैं वो सेट का सेट है, सेट ऑफ सेट है, तो सेट आ रहे हैं। और कैसे सेट आ रहे हैं? इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्या आप बनाए, ठीक है। यानी आर के सबसेट्स जो इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर हो, यानी आर के सारे इंडक्टिव, यानी द सेट ऑफ ऑल इंडक्टिव सबसेट्स, ये जो ऊपर लिखे हुए है क्या, उसका मतलब द सेट ऑफ ऑल इंडक्टिव सबसेट्स ऑफ आर। जितने भी इंडक्टिव सबसेट्स आर के हो सकते हैं सबको आप काई में इकट्ठा कर लियो। जितने भी इंडक्टिव सबसेट्स हो सकते हैं सब काई के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, काई किसका सबसेट होगा? काई ये किसका सबसेट होगा? अब करेंगे इसमें तो आर के सबसेट आ रहे हैं, आर के सबसेट आ रहे हैं, ये किसका सबसेट होगा? सेट थ्योरी भी आप भूल गए सब, इसलिए ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ सब चीज। आर के सबसेट्स अगर आ रहे हैं तो क्या, यस एक सेट है, और यस एक सेट है, और इसमें आ रहे हैं ए सबसेट ऑफ एक्स, ए सबसेट ऑफ एक्स। ये जो आपका यानी एक्स के सबसेट्स आ रहे हैं, तो यस किसका सबसेट होगा? थोड़ा अच्छा रहा नंबर बताओ। पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ आर का सबसेट। आर के सबसेट्स का आ रहे हैं ना, इसमें आर के सबसेट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ आर का सबसेट होगा, ठीक है। ये पावर सेट आउट की डिफिनेशन सब लोग तुम लोग भूल जाते हैं क्या? दिस इज सबसेट ऑफ, वाकई में आप लोगों को पढ़ने की बहुत जरूरत है अभी, ठीक है। इज पावर सबसेट ऑफ आर, पावर सबसेट ऑफ आर। आर के सबसेट्स आ रहे हैं ना, आर के सबसेट्स आ रहे हैं, आर के सबसेट्स आ रहे हैं, तो काई जो होगा, अगर आपसे मैं पूछूं पावर सेट ऑफ आर तो क्या लिखोगे? ए इज सच दैट ए इज सबसेट ऑफ आर, ये तो लिखोगे। यानी आर के सारे सबसेट्स, आर के सारे सबसेट्स, तो इस काई में आर के ही सबसेट्स तो आ रहे हैं, काई में आर के ही तो सबसेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब काई का पावर सेट ऑफ आर के साथ क्या रिलेशन होगा? काई इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ आर, क्योंकि पावर सेट ऑफ आर में सारे सबसेट आर के आ रहे हैं, पावर सेट ऑफ आर में सारे सबसेट आर के आ रहे हैं, लेकिन इसमें सारे नहीं आ रहे हैं, इसमें केवल कौन से आ रहे हैं? इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। मतलब काई का पावर सेट ऑफ आर के साथ क्या रिलेशन होगा? सबसेट का। काई इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ आर। क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आपसे, नहीं तो जो थोड़ा बहुत सीखते हो उसमें भी गड़बड़ाने लगते हो तुम। तो द सेट ऑफ ऑल इंडक्टिव सबसेट्स ऑफ आर, ठीक। अब आप कैसे क्लेम करोगे कि जो ये सेट बनाए हो, सेट ऑफ ऑल इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, आपको दिखाना है कि ये नॉन इम्पटी होगा। नॉन इम्पटी का मतलब कम से कम इसमें एक एलिमेंट आएगा, कम से कम इसमें एक एलिमेंट, नॉन इम्पटी दिखाना है। तो सिंस अभी तो दिखा चुके हो पी इंडक्टिव सबसेट है आर का, तो सिंस पी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स x belongs to R, x greater than 0, since P is an inductive सबसेट ऑफ R, P R का इंडक्टिव सबसेट ऑफ R है, ये एग्जाम्पल में कर चुके हो, इंडक्टिव सबसेट ऑफ R है। और अगर P इंडक्टिव सबसेट ऑफ R है तो P काई में नहीं आ जाएगा, क्योंकि काई में आप सारे इंडक्टिव सब देखो, जैसे आप सब लिखे हो, सारे इंडक्टिव सबसेट को इकट्ठा कर ले रहे हो,
जो भी R का इंडक्टिव सबसेट होगा वो इस काई का एलिमेंट हो जाएगा। तो P बिलोंग्स टू काई, P इज एलिमेंट ऑफ काई, कि P इंडक्टिव सबसेट है, जो भी इंडक्टिव सबसेट होगा वो काई के अंदर आ जाएगा। और एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब गारंटी है कि काई नॉन इम्पटी होगा। तो काई इज नॉन इम्पटी, क्योंकि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही रहा है। एक क्या बहुत आएंगे, लेकिन नॉन इम्पटी दिखाने के लिए एटलीस्ट एक तो दिखाना पड़ेगा। पी आ रहा है काई के अंदर, इसलिए काई नॉन इम्पटी है। लेट, अब काई में जितने सबसेट्स इकट्ठा किए हो, पहली बात एक ब्रेक इनटू पीसेस। काई क्या है? सारे इंडक्टिव सबसेट्स का कलेक्शन, सारे इंडक्टिव सबसेट्स का सेट, कलेक्शन सेट एक ही बात है, सारे इंडक्टिव सबसेट्स का सेट, ठीक है। अब काई में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए और ए बिलोंग्स टू काई। ये लिखने का तरीका ये बता रहा है कि काई में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबका आप क्या कर रहे हो? इंटरसेक्शन ले रहे हो। तो लेट, ठीक है, इंटरसेक्शन ए, ए बिलोंग्स टू काई, ए बिलोंग्स टू काई। फुल स्टॉप, कंसीडर या लेट जो भी लिखना, फुल स्टॉप आप ये कंसीडर कर रहे हो। माई क्लेम इज दैट, माई क्लेम इज दैट जो ये आप यानी काई में जितने मेंबर आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो एक नया सेट होगा ना पूरा। ये आप बताओ, काई में जितने एलिमेंट है सबका इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो एक सेट ही तो निकल के आएगा इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन से एक सेट ही तो निकल के आएगा। जैसे मान लो काई में A1 A2 A3 तीन एलिमेंट है, थोड़ी देर के लिए इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, यही तो होगा आपका। यही तो मैं कह रहा हूँ, जितने काई में एलिमेंट है सबका इंटरसेक्शन ले रहा हो, तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो एक नया सेट नहीं निकल के आएगा, खुद एक नया सेट होगा, ठीक है। ये जो आपका ब्लू कलर के अंदर गोला क्यों, एक सेट है, ठीक है। तो मैं क्लेम करने जा रहा हूँ कि जो ये सेट है ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर होगा। तो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई is the smallest inductive सबसेट ऑफ आर। क्लेम कर रहा हूं, क्लेम जो करते हैं उसको प्रूव करना पड़ेगा। आई क्लेम इज दैट कि जो आप ये इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई जो सेट है वो स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर है, दिखाना है स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। तुम ही बताओ इसको दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना होगा। पहली बात तो इसको दिखाना होगा कि ये इंडक्टिव सेट है, और फिर ये दिखाना होगा कि ये स्मॉलेस्ट है। और आप कह रहे हो कि हमको ये दिखाना है कि ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये जो है आपका ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर है। तो पहले क्या दिखाना होगा कि ये इंडक्टिव सबसेट है, इंडक्टिव सबसेट है। फिर क्या दिखाना होगा कि ये स्मॉलेस्ट है। और नेचुरल लॉ कि किसी को स्मॉलेस्ट दिखाना होगा तो क्या दिखाओगे? अगर ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट है, ये दिखाने के लिए क्या दिखाओगे कि कोई इंडक्टिव सबसेट होगा तो वो इसको कंटेन कर लेगा, ये छोटा होना चाहिए। सारे इंडक्टिव सबसेट्स में ये छोटा है, ये तो दिखाना होगा। स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट का मतलब क्या? इंडक्टिव सबसेट होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा इंडक्टिव सबसेट ले रहे हो तो वो इससे बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये छोटा होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट है, यानी सारे इंडक्टिव सबसेट्स में ये छोटा है। मीन्स अगर कोई दूसरा इंडक्टिव सबसेट ले रहे हो, मान लिया आप बी लिए, B is an inductive subset of R। कोई दूसरा इंडक्टिव सबसेट ऑफ R लिए, आपको दिखाना है कि ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या? कि कोई और इंडक्टिव सबसेट ऑफ R हुआ तो वो इसको कंटेन कर ले। इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इस सबसेट ऑफ B, तब तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना। कोई दूसरा इंडक्टिव सबसेट हो तो वो बड़ा हो जाए। स्मॉलेस्ट का सेंस समझो, बहुत लोग स्मॉलेस्ट का सेंस नहीं समझते। स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए क्या दिखाओगे कि ये सारे इंडक्टिव सबसेट में छोटा हो। मींस अगर कोई दूसरा इंडक्टिव सबसेट बी ले रहे हो तो ये उसके अंदर कंटेन हो जाए, तब तो ये स्मॉलेस्ट होगा। वेरी क्लियर कि हमें स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए दिखाना क्या होगा कि एक ये तो यही तो दिक्कत होती है इसमें। अब इसमें घूम फिर के मैं चक्र
रुक जाओ, सबसे बढ़िया तरीका इस साइड से उस साइड से अच्छा है, ठीक है। एनालिसिस का यूज करने दो, ठीक है, यूज करने दो, ठीक है। तुम लोग अलजेब्रा के विद्यार्थी हो, ठीक है। घुमा घुमा रहे हो, ये नहीं बता रहे, सीधे इसमें से बाहर निकल जाइए, ठीक है, इसमें से बाहर निकल जाइए, ठीक है, इसमें से बाहर निकल जाइए, ठीक है। स्मॉलेस्ट का सेंस ये होता है जब भी कभी किसी चीज को स्मॉलेस्ट दिखाना है, कोई दूसरा इंडक्टिव सबसेट मानो वो इससे बड़ा हो जाना चाहिए, मीन्स इसको कंटेन कर ले, तो अपने आप ये स्मॉलेस्ट हो जाए। तो फर्स्ट वी, ये आपका टारगेट था ये दिखाना। फर्स्ट वी सो दैट, में लिखो फर्स्ट वी सो दैट, फर्स्ट वी सो दैट, सबसे पहले तो आप ये दिखाओगे इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ, पहले तो इसे आप इंडक्टिव सबसेट दिखाओ, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। फिर सेकंड आप दिखाओगे कि ये स्मॉलेस्ट है, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, ठीक है, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। और इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर दिखाने के लिए क्या होगा, जो डिफिनीशन कहती है इसमें वन आ जाए, और अगर x इसमें है तो x+1 आ जाए, ठीक है। तो 1 क्यों आएगा, क्यों आएगा भाई 1, क्योंकि ए सारे जो ए हैं, ठीक है, वो इंडक्टिव सबसेट है ना, ए के काई में जितने भी ए इकट्ठा किए वो इंडक्टिव सबसेट है। सिंस ए इज एन इंडक्टिव सबसेट, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, ए इज एन इंडक्टिव सिंस, क्यों किया ऐसा, फिर रीजन क्या होगा मैं बात, सिंस ए इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू काई, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू काई, जितने काई में मेंबर हैं, ठीक है, जितने काई में मेंबर हैं, काई आपका क्या, द सेट ऑफ ऑल इंडक्टिव सबसेट्स ऑफ आर, सिंस ए इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू काई, यानी काई में जितने मेंबर है सब इंडक्टिव सबसेट है आर के। इसका मतलब अगर इंडक्टिव सबसेट है ए आर का तो 1 तो पक्का आएगा, मीन्स 1 बिलोंग्स टू ए और एवरी ए बिलोंग्स टू काई। काई में जितने, ये अंडरलाइन करना इसको, काई में जितने मेंबर हैं सब इंडक्टिव सबसेट है आर के। काई का कंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखना, इंडक्टिव सबसेट्स का वो सेट है, ठीक है। तो फॉर एवरी ए इन काई ए इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, और इंडक्टिव सबसेट होने की वजह से सारे काई के मेंबर में 1 आएगा, क्योंकि ए इंडक्टिव सबसेट है, 1 बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू काई। दिस इंप्लाइज दैट, ये जो लाइन लिखे हो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये लाइन क्या इंप्लाई कर देगा, ये जो लिखे हो, अगर सारे ए में आ रहा, कोई चीज मान लो जैसे ए है और बी है और सी है, 1 आपका इसमें भी आ रहा है, 1 आपका इसमें भी आ रहा है, 1 आपका इसमें आ रहा है, तो 1 इंटरसेक्शन में नहीं आ जाएगा, तो वही बात तो है। अगर 1 सारे काई के मेंबर में आ रहा है, इसका मतलब 1 काई के सारे मेंबर के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, ठीक है। अगर यही बात कि अगर 1 ए में है, 1 बी में है, 1 सी में है, तो 1 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी आ जाएगा। जब आप कह रहे हो कि 1 काई के सारे एलिमेंट में है, सारे एलिमेंट में है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, तो 1 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, 1 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई। जो पहली चीज दिखानी थी कि इसके अंदर 1 आ जाए तो आपका आ गया, आ गया ना 1 इसके अंदर, ठीक, आ गया। अब नेक्स्ट क्या दिखाओगे, x मान के चलोगे, लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, ए बिलोंग्स टू काई, x ले लिए इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई में। अब दिखाना क्या होगा, x+1 भी इसी के अंदर आ जाए, x+1 भी इसी के अंदर आ जाए। अगर x इंटरसेक्शन में है देन क्या इंप्लाई होगा, आप ही लोग बताओ, अगर इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से, हाँ सही बता रहा है, इंटरसेक्शन की डिफिनीशन क्या कहती है, इसका मतलब x सारे में होगा, अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है तो सारे में होगा, देन x बिलोंग्स टू ए और एवरी ए बिलोंग्स टू काई। अगर x इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब x सारे a में होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू काई। इंटरसेक्शन की डिफिनीशन ही यही कहती है, जो सब में हो वही तो इंटरसेक्शन में आएगा। दिस इंप्लाइज दैट
ए आपका इंडक्टिव सबसेट है, काई में जितने भी एलिमेंट हो सब इंडक्टिव सबसेट है। तो अगर एक्स ए में है और ए इंडक्टिव सबसेट है तो एक्स प्लस वन कहाँ आ जाएगा, ए में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू काई, क्यों, यहां लिख देना एज ए इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, ब्रैकेट में रीजन भी लिख देना एज ए इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू काई। तो फॉर एवरी ए इन काई ए इंडक्टिव सबसेट है, तो अगर एक्स ए में है तो एक्स प्लस वन भी ए में आएगा, इंडक्टिव सबसेट की डिफिनीशन। एंड दिस इंप्लाइज, कहानी खत्म है अब। अगर काई के हर मेंबर में फॉर एवरी ए इन काई एक्स प्लस वन ए में आ रहा है तो एक्स प्लस वन इंटरसेक्शन में नहीं आ जाएगा। अगर सारे ए में आ रहा है, काई के हर मेंबर में आ रहा है, काई के हर एलिमेंट में एक्स प्लस वन आ रहा है तो एक्स प्लस वन इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई। अगर एक्स प्लस वन काई के हर मेंबर में आ रहा है तो एक्स प्लस वन इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। और यही तो आपको दिखाना था कि अगर एक्स आप यहाँ लेके चल रहे हो, एक्स इसमें लेके चल रहे हो तो एक्स प्लस वन भी इसका एलिमेंट हो जाए, हो जा रहा है। दोनों बातें हो गई कि नहीं, वन भी आ गया और एक्स मान के चले एक्स प्लस वन भी आ गया। अब आप कहोगे इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। तो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। एक काम खत्म हो गया। दूसरा क्या दिखाना है, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है ये दिखाना है। स्मॉलेस्ट दिखाने का तरीका क्या होगा कि कोई दूसरा इंडक्टिव सबसेट मान रहे हैं आर का, वो इससे बड़ा हो जाए, मीन्स इसको कंटेन कर ले, तो कंटेन कर ले, ठीक है। एक नोट बताओ, अब मैं तुमको हिंट भी दे रहा हूँ। आजकल मैथमेटिक्स, अब मैं जब आऊँगा तो ये चेंज करूँगा, थोड़ा सिलेबस भी चेंज करने की जरूरत आपको। मैं कि मान लो ये ए है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन सेट ले रहा हूँ। इस इंटरसेक्शन का ए बी सी के साथ क्या रिलेशन होगा? ए इंटरसेक्शन, ये सेट थ्री का छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जो कि 8 के लड़कों से पूछना चाहिए, क्लास 8 के। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ए बी सी से क्या रिलेशन होगा? सबसेट होगा ना, इंटरसेक्शन छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ सी। इंटरसेक्शन तीनों का सबसेट होगा, इंटरसेक्शन छोटा कर देता है, सबका सबसेट होगा। तो अगर आप कह रहे हो कि ये, अब ये तो 3 सेट के लिए, आप जनरलाइज कर रहे हो यहाँ पे कि अगर आप कह रहे हो कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, ये सबसेट होगा किसका, सोच के बताओ। हर ए का सबसेट होगा ना, ठीक है। सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू काई, क्योंकि इंटरसेक्शन छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, मान लो काई में 3 एलिमेंट होते हैं ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए में भी कंटेन हो जाएगा, बी में कंटेन हो जाएगा, सी में भी कंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी काई के हर एलिमेंट में कंटेन हो जा रहा है। तो जब आप कह रहे हो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, इसका मतलब इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई सबसे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब काई के हर मेंबर का ये सबसेट होगा, लाइक दिस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी। जिसको न समझ में आया, मैं थोड़ा ब्रह्मास्त्र, तुम लोगों की बुद्धि थोड़ा कम, IQ लेवल माइनस में है, ये तो पता चल गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मान लो थोड़ी देर के लिए काई में 3 ही एलिमेंट है ए बी सी, थोड़ी देर के लिए काई में 3 ही एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई क्या होगा? इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, जो ये लिख रहा है क्या होगा? अगर एक्स में 3 ही एलिमेंट है ए बी सी, सपोज थोड़ी देर के लिए 3 ही एलिमेंट है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो काई में जितने एलिमेंट है सबका, यही तो बता रहा है काई में जितने एलिमेंट है सबका इंटरसेक्शन। तो काई में 3 ही तो एलिमेंट है, तीनों का इंटरसेक्शन। अब ए का बताओ इसके साथ क्या रिलेशन हो रहा है? ए इज सबसेट ऑफ दिस, और यही तो इसके बराबर है इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू, क्योंकि ये जो है ए इसका सबसेट होगा, ए इसका सबसेट होगा, और ये इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई है,
तो ए सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई। उसी तरह से बी भी तो इसका सबसेट होगा। दिस इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया है। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, और काई में आप 3 एलिमेंट लेके चल रहे हो, ए बी सी, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आया। और यहां से आप ऑब्जर्व करोगे सिंस ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए, ये ए का सबसेट होगा कि नहीं, इंटरसेक्शन ले रहे हो सबसेट। इसी तरह से आपका अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए का सबसेट हुआ, और यही आपका क्या है, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इस सबसेट ऑफ ए। सिमिलर पैटर्न पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस सबसेट ऑफ बी का भी तो सबसेट होगा ये, ठीक है। और यही आपका क्या है, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इस सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ सी, और ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इस सबसेट ऑफ सी। अब देखो काई में 3 ही तो एलिमेंट हैं, ए बी सी, और इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, यानी जो लिखे इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहां आ जाओ, इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू काई सबसेट ऑफ बी। यहां आ जाओ, इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू काई सबसेट ऑफ सी। मतलब इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो तीनों का सबसेट नहीं हो जा रहा है, तीनों का सबसेट नहीं हो जा रहा है। तो वही बात आपको जनरलाइज करना है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू एक्स लिखे हो, वो हर ए का सबसेट होगा, फॉर एवरी ए इन काई, फॉर एवरी ए इन काई। दैट मीन्स जो अगर आप 3 ले रहे हो और तीनों से ऑब्जर्व कर रहे हो कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई सबसेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई सबसेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू काई सबसेट ऑफ सी। यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हो कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज सबसेट ऑफ काई सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू काई। नहीं लिख सकते हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू काई, क्योंकि काई में तो 3 ही एलिमेंट है ना, ए बी सी, ठीक है, तो सबका सबसेट हो जा रहा है, ठीक है, सबका सबसेट। तो ये इस बात को समझना, इंटरसेक्शन छोटा हो जाता है जब सारे एक्स के काई के मेंबर्स का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो काई के हर मेंबर का सबसेट होगा। अब इतना खोल के तो कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, इतना खोल के कि आपको 3 एलिमेंट लेके दिखा भी दिया, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इस सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू काई, क्योंकि काई में 3 ही एलिमेंट हैं, ए बी सी, और तीनों ब्लू कलर वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो तीनों का सबसेट हो रहा है नहीं, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, सबसेट, तीनों का सबसेट हो। यहाँ से कंक्लूड क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू काई, क्योंकि काई में 3 ही है, ठीक है। ये मैं दिखा दिया आपको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से। वाला भी चला जा रहा है। तो note that intersection a belongs to chi is subset of a और all a belongs to chi। खूब जितना समझाना तो हमने समझा दिया। अब उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो घर पे खुद अपने समझना। तो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू काई। इंटरसेक्शन जब आप ले लेते हो सारे का, तो वो सारे का सबसेट हो जाएगा, यानी काई में जितने मेंबर होंगे वो सबका सबसेट।
अब लेट बी मतलब सेट बी एनी इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, स्मॉलेस्ट दिखाने जा रहे हो, तो कोई बी इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर मान लिए, और स्मॉलेस्ट कब होगा, जब ये बी उसको कंटेन कर ले। अब आपका टारगेट क्या होगा, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज सबसेट ऑफ बी, ये दिखाना होगा। जो ही ये दिखा दोगे तो ये अपने आप स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट, क्योंकि कोई और इंडक्टिव सबसेट अगर आर का हुआ तो वो बड़ा हो जाना चाहिए, वो इसको कंटेन कर ले, तो ये आपको दिखाना होगा, ये टारगेट है। यानी बी लिए इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। अब नेक्स्ट आपको दिखाना है कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज सबसेट ऑफ बी, ये आपको दिखाना है, क्वेश्चन मार्क। ये मैं मिटाता हूँ, ये दिखाना है। कैसे दिखाओगे, सब ऊपर लिखा हुआ है। अगर बी इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर है तो बी किसका मेंबर हो जाएगा, काई का, क्योंकि काई में आप सारे इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर को इकट्ठा कर लिए हो, ठीक है, सारे इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर इकट्ठा कर लिए हो, तो देन बी बिलोंग्स टू काई, देन बी बिलोंग्स टू काई, क्योंकि काई में सारे इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर इकट्ठा किए हो। अगर बी इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर हुआ तो बी बिलोंग कर जाएगा काई में, बाय डिफिनीशन ऑफ काई। रीजन क्या है, बाय डिफिनीशन ऑफ काई, काई की डिफिनीशन ही यही कहती है कि कोई भी इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर हुआ तो काई का मेंबर हो जाएगा। कहानी खत्म है। इसको देखो, जो मैं गोला कर रहा हूं इसको देखो, और इस लाइन को देखो, कंक्लूड करो। इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, काई के हर मेंबर का सबसेट होगा, काई के हर मेंबर का, यही तो कह रहा है। और बी क्या हो गया फिर आपका, काई का मेंबर। इसका मतलब इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, बी का भी तो सबसेट हो जाएगा, क्योंकि यहां कह रहा है साफ साफ कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, काई के हर एलिमेंट का सबसेट हो रहा है, काई के हर एलिमेंट, फॉर एवरी, काई के हर एलिमेंट का सबसेट हो रहा है, तो बी भी तो काई में हो गया, तो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज सबसेट ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज सबसेट ऑफ बी, को कर देना स्टार, बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। स्टार कहां से, बाई स्टार से, बाई स्टार, क्योंकि ये लाइन कह रहा है कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, काई के हर मेंबर का सबसेट होगा, जो भी काई में आया उसका सबसेट होगा। तो बी आपका कहाँ आ रहा है, काई में, इसका मतलब ये बी का भी सबसेट हो जाएगा, ठीक है, बी का सबसेट। और जो ही ऐसा हुआ इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट, पहले ही दिखा चुके थे, अब स्मॉलेस्ट भी हो गया, अब स्मॉलेस्ट भी हो गया, इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, इंडक्टिव पहले ही दिखा चुके थे, अभी स्मॉलेस्ट हो गया। अब कंक्लूड कर लिए कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। तो जो ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर आया, इसी को डिफाइन कर दिया जाता है एन, ठीक, वी डिफाइन इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, जो आपका ए इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, इसी को डिफाइन कर दिया जाता है एज द सेट ऑफ natural numbers, set of natural number. We define intersection a belongs to chi as the set of natural numbers. We denote it by इस नोटेशन से, ये स्टैंडर्ड नोटेशन आई अब आपका इंट्रोड्यूस हुआ। वी डिनोट इट बाई n, और एक लाइन और खींचो, 10
फुल स्टॉप के बाद लिखना 10 n इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू i, यही आपका n है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई आया उसी को आप डिफाइन कर रहे हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिनोट करोगे इस सिंबल से। इसका मतलब n क्या है, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई, ठीक है। और ये क्या है, इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई क्या है, ये तो प्रूव कर चुके हो। नहीं, स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ R, the smallest inductive subset of R. Hence, n is the smallest, n equal to this much, or this n is any set of natural number is the smallest inductive subset. n is the smallest inductive subset of R. n is the smallest inductive subset of R. तो अगर डिफिनीशन लिखने के लिए आपको एग्जाम में आए n क्या है, तो n क्या है, स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ R। अब बनाए कैसे, उसका कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना। काई बनाए, फिर उसके एलिमेंट का इंटरसेक्शन लिए, जो इंटरसेक्शन आया वो स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट हो गया, उसी को आप बोल दिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिनोट कर दिए किससे, n से। मोर आर लेस अगर डिफिनीशन लिखने के लिए आए तो मैं जितना समझाया वो समझ लिखना। तो क्या लिखोगे आप, n इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ R, ठीक। n is the smallest inductive subset of R. अब n के जो अगर n स्मॉलेस्ट, सिंस 1 बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, एक नोट आगे लिखो, सिंस 1 बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू काई। क्यों, क्योंकि काई में जितने हैं वो सब इंडक्टिव सबसेट है ना, और इंडक्टिव सबसेट की डिफिनीशन क्या कहती है कि 1 सारे ए में होगा, तो 1 बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू काई, क्योंकि काई में सारे इंडक्टिव सबसेट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू काई। अगर 1 सारे ए में है तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू काई। अब इसको आप किससे दिखा दे रहे हो, n से। अब यही तो आपका n हो चुका है, ठीक है। तो सो 1 belongs to n, 1 belongs to n। अब अगर 1 n में आ गया, सिंस यहां अब n इज एन स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट है, तो इंडक्टिव सबसेट तो है ही, स्मॉलेस्ट तो बाद में, पहले वो इंडक्टिव सबसेट है। तो सिंस n इज बीइंग स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट है, सिंस n इज एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ R, इसका मतलब अगर 1 n में है तो 1 प्लस x 1 n में है तो x प्लस 1 भी तो आएगा। तो अगर 1 n में है तो 1 प्लस 1 भी आपका n में आएगा, और 1 प्लस 1 को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, ये समझना है, हम इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको आप 2 बोलते हो, ये सिंबल है, यही तो बहुत लोग नहीं समझ पाते, इसलिए कहता है जो पढ़ के सब भूल जाना, ठीक है। यानी 1 प्लस 1, 1 में 1 को एडिशन ऑफ रियल नंबर से ऐड कर रहे हो, जो आ रहा है उसको 2 से डिनोट करोगे, उसको 2 से डिनोट करोगे। अब कहोगे तो हम बचपन पे ये जस्ट सिंबल है, जस्ट सिंबल, और इसी को आप बोलते हैं 2 नेचुरल नंबर, या 2 अभी पॉजिटिव इंटीजर भी बोल दोगे इसको, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर 1 n में है और 1 प्लस 1, अगर 1 n में है और n इंडक्टिव सेट है तो 1 प्लस 1 भी कहाँ होगा, n में, और उसको डिनोट कर दे रहे हो 2 से, इसका मतलब 2 बिलोंग कर जाएगा n में। अब यही कहानी चलती चली जाएगी। अगर 2 n में आ गया तो 2 प्लस 1 भी तो n में आ जाएगा, क्योंकि उसका सक्सेसर आएगा। इंडक्टिव सेट की डिफिनीशन ही कहती है अगर 2 n में आ गया तो उसका अगला वाला भी आएगा 2 प्लस, और उसको डिनोट कर देते हो 3 से, उसको डिनोट कर देते हो इस सिंबल से, अब बोलते हो 3, ये सिंबल है,
ठीक है, और जिसको बोलते हो 3, ठीक है 3, ये भी आपका n में आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे सारा चलता चला आएगा ना। 3+1 को किससे डिनोट करते हो? इस सिंबल से। नेक्स्ट आपका सक्सेसर क्या आएगा? वो सिंबल है, लेकिन बस ये ध्यान रखना, आधे लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं सिंबल है, उस सिंबल को आप 2 बोलते हो, इस सिंबल को आप 3 बोलते हो, जो इस तरह से बनाए हो 3 बोलते हो, ठीक है। तो जो आपको बहुत छोटे लेवल पे बताया जाता है 10, n इज नथिंग बट 1 आया, 1 आया तो 1+1 आया, जिसको 2 कह दिए, 2 आया तो 2+1 यानी 3 आया, ऐसे आता चला जाएगा डॉट डॉट। और यही आपको लिखवा देते हैं लोग बचपन, लेकिन ये आया इतने जर्नी के बाद। द एलिमेंट्स ऑफ n, the elements of n are called positive integers। कोई बताए क्यों पॉजिटिव इंटीजर? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की डिफिनीशन क्या है कि जो हर इंडक्टिव सबसेट में आए। मैं लिख दिया हूँ द एलिमेंट्स ऑफ n आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, का मतलब ये 1 2 3 4 हर इंडक्टिव सबसेट में आना चाहिए, ठीक है। और आएगा ही आएगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है ना, सिंस n इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो रीजन सिंस n इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ r, इसका मतलब n सारे इंडक्टिव सबसेट में कंटेन होगा, n सारे इंडक्टिव सबसेट में कंटेन होगा, तो n का हर एलिमेंट सारे इंडक्टिव सबसेट में कंटेन होगा, और जो सारे इंडक्टिव सबसेट में कंटेन हो जाएगा उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर। तो रीजन लिख लेना, बिकॉज ब्रैकेट में, बिकॉज n स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट है, बिकॉज n इज द स्मॉलेस्ट बिकॉज जो रीजन लिख रहे हो, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि द एलिमेंट्स ऑफ n आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, उसका रीजन ब्रैकेट में लिख रहे हो, बिकॉज n इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ r, एंड तो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब सारे इंडक्टिव सबसेट का ये सबसेट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या? ये सबसे छोटा इंडक्टिव सबसेट, मतलब और हर इंडक्टिव सबसेट का ये सबसेट हो जाएगा। तो n इज सबसेट ऑफ a और एवरी इंडक्टिव सबसेट a ऑफ r। स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ r है, इसका मतलब n r के हर इंडक्टिव सबसेट का सबसेट हो जाएगा। एंड हेंस जो भी ये आपका हेंस n का हर एलिमेंट, यहीं से देखो n का हर एलिमेंट, जब n सारे इंडक्टिव सबसेट का सबसेट हो जा रहा है, इसका मतलब n का हर एलिमेंट सारे इंडक्टिव सबसेट में आ जाएगा। एंड हेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑफ n, all the elements of n are the elements of what? हाँ, ऑल इंडक्टिव सबसेट, क्योंकि n सारे इंडक्टिव सबसेट का सबसेट हो जा रहा है, तो n का कोई भी एलिमेंट होगा वो सारे इंडक्टिव सबसेट में आ जाएगा। एंड हेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑल इंडक्टिव सबसेट ऑफ r। और जो भी सारे इंडक्टिव सबसेट ऑफ r का एलिमेंट हो जाएगा उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर। तो द एलिमेंट्स ऑफ n आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका सारा रीजन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, क्योंकि n के सारे एलिमेंट सारे इंडक्टिव सबसेट्स में आ जाएंगे, सारे इंडक्टिव सबसेट्स आ जाएंगे, और सारे इंडक्टिव सबसेट्स में अगर कोई आ जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर। इसीलिए n को ज्यादातर एनालिसिस के लोग नेचुरल नंबर का सेट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो लास्ट लाइन कंक्लूड करके लीजिए।
we call n as the set of पॉजिटिव इंटीजर्स। अलजेब्रा वाले ज्यादा नेचुरल नंबर्स बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एनालिसिस वाले क्या बोलते हैं, यहाँ भी मैं नेचुरल नंबर बोल दूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात है। वी कॉल n एज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, n को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। n को सेट ऑफ, कौन बताया तुमको जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा? जीरो हर इंडक्टिव सबसेट में है क्या? जीरो को, हाँ जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो n का कंस्ट्रक्शन हो गया, अब z कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन डिफाइन z इक्वल टू, सारी मेहनत n बनाने में, बाकी सब उसी के सहारे बना ले जाओगे। डिफाइन z इक्वल टू, n आपके पास आ गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास आ गया, यूनियन जीरो, इसमें जीरो नहीं है, n में जीरो नहीं हुआ, n में शुरुआती 1 से हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। n यूनियन जीरो, यूनियन यूनियन और क्या शामिल कर दोगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ x, x बिलोंग्स टू n, यानी n में जितने एलिमेंट हैं उनका एडिटिव इनवर्स, ये भी एक सेट बना लिया। ये सेट क्या होगा, अगर कोई पूछे आपसे ये सेट क्या होगा, -1 -2, क्योंकि n में एलिमेंट आ गए हैं ना 1 2 3, ये सेट क्या होगा, यानी n में जितने एलिमेंट हैं उसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 -1 -2 -3, ठीक। तो यही आपका हो गया। और इसको खोल के लिखोगे क्या आएगा, बीच में आप जीरो लिख देते हो, और इधर n के एलिमेंट लिख देते हो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर ये वाले एलिमेंट लिखोगे जो ये वाले हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको बच्चों ने लिखवा दिया जाता है। ये है डिफाइन z इज दिस, इन्हीं तीन सेट का यूनियन जो है वही आपका z है। n आपके पास आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास था ही जीरो, और n के सहारे ये बना लिए कि n में जितने एलिमेंट हैं उसके नेगेटिव इकट्ठा कर लिए, तो और सबका यूनियन कर लिए, तो आपका z आ गया। इज कॉल्ड कामा, इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। द एलिमेंट्स ऑफ, इसके एलिमेंट्स को क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर, इन तीन का यूनियन है z, इसका 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 यूनियन है, ठीक है। तो द एलिमेंट्स ऑफ n इंटीजर्स होंगे, और क्या बोले उसको बोल चुके पहले, द एलिमेंट्स ऑफ n आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस VE, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इसके एलिमेंट को क्या बोलोगे, तो ये सेट लिखे हो, इसके एलिमेंट को नेगेटिव, क्योंकि n के एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है। द एलिमेंट्स ऑफ, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एडिटिव इनवर्स ऑफ x, x बिलोंग्स टू n, यानी n में जितने एलिमेंट हैं उनका नेगेटिव इकट्ठा कर लो। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर, r प्लूरल में लिखना, आर कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और जीरो इन दोनों से अलग है, न जीरो इस सेट में है न जीरो इस सेट में है, जीरो अलग है ना इनसे, ठीक है। जीरो न तो इसमें है और न तो जीरो इस सेट में है, न तो इस सेट में है, मतलब जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है न तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, बहुत लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं, ये समझते नहीं आराम से। अगर जेड की डिफिनीशन ध्यान से समझते तो जेड तीन सेट का यूनियन है, किसका किसका, n सिंगल्टन जीरो यूनियन n के एलिमेंट्स का नेगेटिव, इन्हीं का यूनियन है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जीरो इसका मतलब न तो n में है, न तो जीरो न तो इसमें है और न तो इसमें नहीं है तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलोगे, ठीक है, और इसमें नहीं है तो नेगेटिव इंटीजर नहीं बोलोगे। इसका मतलब जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है
नहीं तो निगेटिव इंटीजर। तो देन 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार निगेटिव इंटीजर। 0 को वी कॉल 0 एज 0 इंटीजर, तो 0 इंटीजर ही बोलते हैं, 0 को 0 इंटीजर ही बोला जाता है। ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर। 0 अपने आप में खुद अलग इंटीजर है जिसको 0 इंटीजर बोलते हैं, 0 इंटीजर। आधातर लड़के इसको पॉजिटिव इंटीजर बता देते हैं, तो वो इसका मतलब जेड की डिफिनीशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जेड की डिफिनीशन पे ध्यान। तो आर के सहारे यन बनाए, ठीक है, खोल ही दो या तो बंद ही कर दो, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, खोल दो, खोल दो। तो यन के सहारे आर के सहारे यन बना लिए, यन के सहारे जेड, डिफाइन, नोट सीधे इसी से नोट कर देते हो, डिफाइन क्यू एम बाई एन टाइप एलिमेंट, एम कामा एन आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर सब आपके पास आ चुके हैं, अब जेड आपके पास आ चुका है, एन आया फिर एन से जेड बना चुके, अब उन जेड के सहारे एक नया सेट डिफाइन कर रहे हो क्यू, इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, दो इंटीजर का रेशियो, दो इंटीजर का रेशियो एम बाई एन, जहाँ एम एन आर इंटीजर्स एंड एन नॉट इक्वल टू 0। इसी को मॉडर्न डे में आपको कल दिखाया था ना करके, एम बाई एन, एम जेड में होना चाहिए और एन नेचुरल नंबर, कामा एन बिलोंग्स टू एन। अब ये नहीं रह गया, बहुत पुरानी डिफिनीशन हो गई है, आज के डेट में ये क्या हो गया, एम इंटिकल खूब समझाया था, एम इंटिकल वाला जिनका छूटा हो कल वाला वीडियो देख लेंगे, एम इंटीजर्स है और एन नेचुरल नंबर, और साथ साथ एक कंडीशन और लिखा है, क्या, एंड जीसीडी ऑफ एम और एन क्या होना चाहिए, 1। कामा इज कॉल्ड, जो डिफाइन क्यों किए हो इस तरह से, इसी को बोलते हैं कॉल द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब कंस्ट्रक्शन में आप कहां से पहुंचे, एन हो गया, एन से जेड बना लिए, जेड से क्यू बना लिए, जेड से क्यू बना लिए। अब समस्या वही आती, मैं बार बार कहता हूँ ना, 6ठी शताब्दी में फिर वही ज्योमेट्री होती थी पहले, जो अब सुनना थोड़ा, पहले जो मैथमेटिक्स होती थी वो ज्योमेट्री और अंकगणित, जिसको तुम बोलते हो अंकगणित बोलते हो ना, वो अर्थमेटिक, ठीक है। मैं बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, शुरुआत हमारे देश में हमारे देश में तो नहीं, ग्रीक मैथमेटिशियन जो करते थे वो ज्योमेट्री करते थे, फिगर बनाते थे, जो हाई स्कूल ज्योमेट्री पढ़ते हो, और दूसरा अंकगणित, जिस सामान वामान खरीदने वाला की धारा के विपरीत चाल, फलाना चाल, ये अंकगणित है सब, मुझे तो ज़्यादा अंकगणित भूल गई है, ठीक है, अंकगणित है कि 1 किलो का दाम इतना है तो 20 किलो का दाम इतना होगा, ये दीज आर अंकगणित, ठीक है, दीज आर अंकगणित, ठीक है। तो शुरुआत मैथमेटिक्स की शुरुआत क्या हुई थी, ज्योमेट्री और अंकगणित का अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक, अर्थमेटिक नहीं, उन लोगों को बोलने भी नहीं आता, अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक, अर्थमेटिक इज नॉट अरिथमेटिक। फिर ये घूम के आ गया, बात तुम, तो ज्योमेट्री और अरिथमेटिक से शुरू हुई, बीच में तमाम ब्रांच पैदा हुए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ब्रांच एनालिसिस पैदा हुई, अलजेब्रा आई, ठीक है, तो बढ़िया है खत्म करने दीजिए नहीं तो फ्लो बिगड़ जाता है मेरा, ठीक है, एनालिसिस, अलजेब्रा, ठीक है, और तमाम ब्रांच आई। फिर आजकल आज जो फिर घूम फिर के आ जा रही है आपकी ज्योमेट्री और अरिथमेटिक, दिस इज द ब्यूटीफुल गेम ऑफ गॉड। एक गॉड का कितना खतरनाक गेम है। शुरुआत हुई 6ठी शताब्दी में आसपास ज्योमेट्री और मैथ, ज्यामिति और जिसको तुम लोग ज्यामिति बोलते हो, ज्योमेट्री और अंकगणित से बीच में पैदा होते होते तमाम ब्रांच पैदा हुई, और आज फिर जाके सब कोलैप्स हो जा रहा है ज्योमेट्री और अर्थमेटिक में, ठीक है, ज्योमेट्री और अरिथमेटिक में।
शुरुआत, बीच, फिर खत्म हो रहा है इसी पे ज्योमेट्री और अंकगणित में। अंकगणित को आजकल अंकगणित नहीं बोलते, नंबर थ्योरी बोलते हैं। नंबर थ्योरी नाम थोड़ा एडवांस हो गया है, नंबर थ्योरी। आजकल अलजेब्रा भी अलजेब्रा नहीं रह गई है, अलजेब्राइक ज्योमेट्री चलती है। अलजेब्राइक ज्योमेट्री तो सर्च करना कभी गूगल जाके, अलजेब्राइक ज्योमेट्री। कुछ भी अलजेब्रा अलजेब्रा नहीं रह गया, बीच में अलजेब्रा एनालिसिस सब टूल हो गए। अब फाइनली आपका सब ज्योमेट्री। जैसे मैं जहाँ रिसर्च किया हूँ वो रिमानियन ज्योमेट्री है, वो भी एक ज्योमेट्री है, रिमानियन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स जब मैं ज्योमेट्री कहता हूँ तो आप ये मत समझना कि जो बीएससी पार्ट 1 वाली ज्योमेट्री है, ठीक है, बीएससी, ये मैं बार बार समझाता हूँ, ये मत समझना कि बीएससी पार्ट 1 वाली ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री इज द मच। आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा। तो देयर आर रियल नंबर्स। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो दिक्कत कहाँ से हुई, वही √2 जब आया था। तो एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, तब बनाए, उनके पास जो एक इसकी साइड एक, इसकी साइड एक, उसके पास जो इंच पटरी थी उसमें ये फिट नहीं हो रहा था। ये एक यूनिट का जो भी उनका मेजरमेंट करने का साधन रहा हो, ठीक है, जो भी उनका मेजरमेंट करने का साधन रहा हो, उसके हिसाब से वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जिसकी ये एक और ये एक और ये जो आ रही थी लेंथ, उनके इंच पटरी पे एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा था। इसी को अब क्या किया जाए, वो लोग 100 साल बाद इसको नोटेशन दिए कि ये एक ऐसा नंबर है जो रेशनल नंबर तो नहीं है, रेशनल नंबर तो नहीं है, इंच पटरी में सेट ही नहीं हो रहा है। इसी को डिनोट कर दिए √2 से। क्यों डिनोट कर दिया? क्योंकि एक तब तक आदमी था वो काम कर दिया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ए है, ये बी है, तो क्या हो जाता है, ये a² + b², ठीक है। तो उस हिसाब से ये कह दिए कि ये जो नंबर होगा ये आपका √1² + 1², ठीक है, दैट इज 1 + 1, और 1 + 1 को क्या बोल दिए गए, √2। इस खोज के बाद जब पाइथागोरस ने ये प्रमेय दे दिया, तब पाइथागोरस से पहले ये बात आ चुकी थी कि ये दिक्कत हो रही थी कि इसको हम क्या बोलें, तो क्या बोलें। बोला कब गया, 100 साल बाद, जब पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम दे दिया, ये तब बोला गया कि ये जो लेंथ है इसको √2 से डिनोट कर दिया जाएगा, और ये क्यू के बाहर है, ये क्यू के बाहर है, ठीक है। देयर आर रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे तमाम रियल नंबर हैं जो रैशनल नंबर नहीं है, उन्हीं को बोल दिया जाएगा क्या, जो रैशनल नहीं उनको क्या बोल दिया जाएगा, इरेशनल। दे आर कॉल्ड irrational numbers. The set of irrational number, the set of irrational number irrational numbers is denoted by, तो सेट ऑफ रैशनल के लिए नोटेशन था, उसी पे सी लगा दी, कॉम्प्लीमेंट या डैश लगा देते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट या क्यू डैश से डिनोट। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, या मैं ये लिख दूँ √n, जहाँ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सीधे सीधे उसमें सब √3 √5 सब आ जाएगा। √n, ये वेयर, ये सेमी कॉलन का मतलब वेयर होता है, वेयर n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह के सारे नंबर आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर। √3 स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे आप 9 नहीं ले सकते, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है। 8 ले सकते हो नहीं, n की जगह ले सकते हो, क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो √n जहाँ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। कामा सबसे बेहद खूबसूरत इरेशनल नंबर ये है, आइलर नंबर जिसको बोलते हो, आइलर नंबर, आइलर नंबर जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, ये भी इरेशनल नंबर है। पाई, ETC, डॉट डॉट करके लिखो, और इनके कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ETC
आपसे कोई पूछे √2 e पे पावर पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये तो रेशनल नंबर है, इनसे कई बना सकते हो, इनको मिला जुला के कई आप इरेशनल नंबर बना सकते हो। √2 इंटू ई पे पावर पाई, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। ठीक, तो महत्वपूर्ण बात ये है, एक नोट लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स, नंबर ऑफ, ये जब किसी सेट के पहले मार लगा देते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स की संख्या जो है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इरेशनल नंबर्स की जो संख्या है वो रेशनल नंबर की संख्या से मच मच ग्रेटर है। मच मच ग्रेटर है, मतलब रियल लाइन पे इरेशनल नंबर की संख्या रेशनल नंबर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, द नंबर ऑफ, ये जो लिखा हूं, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर की संख्या, इरेशनल नंबर की संख्या इज मच मच ग्रेटर देन, और लोगों को लगता है रेशनल नंबर ज्यादा है, गलत फहमी का शिकार हो, रेशनल नंबर ज्यादा नहीं है, रेशनल नंबर से बहुत ज्यादा संख्या में इरेशनल नंबर है रियल लाइन में। द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स इज मच मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। एक बस अपने इंफॉर्मेशन के लिख लेना, जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है उसको बोलते हैं, ये गिना जा सकता है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट। बस अपने नॉलेज के लिए, जैसे कोई पूछे तो बता सकते, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट मतलब इसमें जो एलिमेंट है उनको आप गिन सकते हो, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। और जो इसमें एलिमेंट है, सेट ऑफ इरेशनल जो है, क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल लाइन पे रेशनल नंबर ज्यादा है कि इरेशनल नंबर से ज्यादा है, तो क्या जवाब होगा आपका? इरेशनल नंबर से ज्यादा है। रेशनल नंबर तो बहुत कम है उनकी तुलना में, रियल लाइन पे रेशनल नंबर्स की तुलना में कई गुना ज्यादा इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कई गुना ज्यादा इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब सारा आपका आ गया, एन भी आ गया, जेड भी आ गया, क्यू भी आ गया, इरेशनल्स भी आ गया, तो कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया। तो बस जाओ आगे, बाद में पढ़ा जाएगा।